हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर में कंपलसरी पेपर रहता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हम 2017 से लेके 2021 तक यानी पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वाली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूनिट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्ञान के सेक्शन के लिए अलग वीडियो और भाषा के सेक्शन के लिए अलग और पाठ्यक्रम के लिए अलग, इन तीनों सेक्शंस की अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड की हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 2017 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में किन्हीं दो विभिन्नताओं को बताइए। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना है। अब दर्शन होता क्या है? तो दर्शन का लक्ष्य ज्ञान की खोज है और सर्वव्यापी और सार्वभौमिक होता है। अतः भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों ही अपने ढंग से ज्ञान का विवेचन करते हैं। पाश्चात्य दृष्टि जो है वो विश्लेषण प्रधान है, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, जबकि भारतीय दृष्टि जो है वो संश्लेषण प्रधान है, यानी यहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है। परंतु दोनों दृष्टिकोणों में कुछ विभिन्नताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अर्थ में विभिन्नता। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दृश्य धातु के कारण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन शब्द भारतीय परंपरा में बहुत व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रणेताओं ने संकुचित जीवन दर्शन का निषेध करके एक विस्तृत मानवीय दर्शन के सृजन पर जोर दिया है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति फिलोसफी शब्द से हुई है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक में फिलो एंड सोफिया का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। यानी जो आपका फिलोसफी वर्ड है वो पाश्चात्य दर्शन के अनुसार 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस एंड सोफिया, जिनका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार दर्शन केवल शुद्ध बौद्धिक विषय है और ज्ञान की खोज मात्र है, जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। जबकि भारतीय दर्शन के अनुसार माना जाता है कि जो आपका दर्शन है ये आपके जीवन से संबंधित है और इसमें जो है जीवन का लक्ष्य जो है सत्य आधारित ज्ञान को प्राप्त करना होता है। अब सेकंड जो आपका डिफरेंस आता है वो आता है विषय वस्तु की भिन्नता। तो भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में विषय वस्तु की भिन्नता पाई जाती है। जहां पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना और तत्व विश्लेषण है, वहीं भारतीय दर्शन जीवन के अधिक समीप है। यहाँ पे जीवन जो है वो सत्यम शिवम और सुंदरम की अवधारणा पर आधारित होता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे ज्ञान के दर्शन में रखी जाती है। वहीं भारतीय दर्शन जीवन से अधिक समीप है। पाश्चात्य दर्शन के लिए आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और संसार का नष्ट होना, अमृत, पुनर्जन्म आदि के अर्थ के विषय हैं, पर भारतीय दर्शन में इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। आचार शास्त्र और नीति शास्त्र, तत्वविदा आदि भी इसके अभिन्न अंग हैं। थर्ड जो डिफरेंस आता है वो आता है दृष्टिकोण में भिन्नता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 ही एक्सप्लेन करने थे, आप चाहें तो 2 ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 तो डिफरेंस बताने ही होंगे। थर्ड आता है आपका दृष्टिकोण में भिन्नता। दोनों दर्शनों में दृष्टिकोण की भिन्नता भी भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन से अलग करती है। भारत दर्शन का जो दृष्टिकोण है ये अध्यात्मवादी है, यानी इसका ईश्वर में विश्वास है। यह जीवन और विश्व की निरंतरता, निस्सारता को समझ लेने के बाद निराशावादी हो जाता है, जबकि पश्चिम में क्रांति और संघर्षों की भीड़ में उनका घोर भौतिकतावादी दृष्टिकोण रहा है। यानी उनका उद्देश्य क्या है? जीवन में अधिक से अधिक सुविधाओं को लाना, ये उनके दर्शन का उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पे इन दोनों के दृष्टिकोण में भी भिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा आप इनके उद्देश्यों में भिन्नता भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था ज्ञान और कौशल में अंतर। इसको मैंने यूनिट वाइज
वाले जो आपका रिवीजन है उसमें भी डिटेल से बताया है। तो ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि कौशल का निर्माण व्यक्ति के निरंतर अभ्यास और उसके विवेकपूर्ण निर्णयों के परिणाम स्वरूप होता है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ संबंधित विषय की जानकारी से है, जबकि कौशल का वास्तविक अर्थ संबंधित क्षेत्र में निपुणता से है। थर्ड जो अंतर आता है वो आता है कि ज्ञान अनुभवों, मूल्यों, संदर्भों और दूरदर्शिता आदि का सम्मिश्रण है, जबकि कौशल जो है ये आपके चिंतन, अभिव्यक्ति और निपुणता आदि का सम्मिश्रण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में श्रवण, पठन, कौशल आदि का होना आवश्यक है, जबकि ज्ञान की अनुपस्थिति में भी कौशल प्राप्त करना एक कोरी कल्पना के समान है। यानी कि जब तक हमें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होगा तो हम उसमें स्किल्ड नहीं होंगे। स्किल्ड होने का मतलब है किसी एक विशेष ज्ञान का जो नॉलेज है, जो उसके प्रति ज्ञान है, जो उसके प्रति समझ है, वो इतनी अधिक हो जाना कि हम उसको करते हुए कोई मिस्टेक ही ना करें। मतलब मान लीजिए आपके हाउसवाइफ से इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग खाना बनाते हैं। सभी जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो जेंट्स हैं वो भी जो खाना बनाना जानते हैं, ये है उनका ज्ञान। लेकिन जो खाना बेहतरीन तरीके से और एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं, ये क्या है? ये है उनका स्किल, जिसको कि उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग करके हासिल किया है। ज्ञान कौशल का एक पूरक तत्व है और कौशल भी ज्ञान का एक पूरक तत्व है। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही कौशल प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति कौशल के कारण ही उसका ज्ञान जो है वो परिलक्षित होता है। मतलब जब हम अपनी स्किल को दिखाते हैं तभी सामने वाला समझ पाता है कि इसको नॉलेज है। आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कोर पाठ्यचर्या का अर्थ बताइए, यानी कोर करिकुलम। तो कोर पाठ्यचर्या एक ऐसी पाठ्यचर्या है जिसमें बालक को कुछ अनिवार्य विषय रूप से पढ़ने होते हैं। यानी कि कोर करिकुलम क्या होता है? जिसमें कि आपके सिलेबस में आपको कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं पढ़ना। जैसे कि आप 12th में आते हैं, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने की परमिशन होती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश वहाँ पे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या हुए? ये आपके कोर करिकुलम के पार्ट हुए। इस पाठ्यचर्या का उद्देश्य सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, किंतु इसको उपयोगिता की दृष्टि में रखकर अब ये भारतीय शिक्षा के पाठ्यचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कोर पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि हमारा भारत समाज जो है ये विभिन्नताओं का एक देश है, जहाँ पे सभी लोगों को जोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता है। हमारा भारतीय समाज अनेक वर्गों, जातियों, संप्रदायों, भौगोलिक स्थितियों और विविध भाषाओं में बटा हुआ है। इसलिए पाठ्यचर्या का सृजन स्थानिक, सामाजिक, भाषाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ विषय ऐच्छिक तो कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए, जिससे कुशल, कर्तव्य परायणता और परिश्रमी व्यक्तियों का निर्माण हो सकेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का भी अंत होगा। क्योंकि देखिए, अगर कोर करिकुलम में भारत में जो है 2 लैंग्वेज मैंडेटरी रखी गई हैं, तो ये क्या करती हैं? ये हमारी विभिन्नताओं को आपस में जोड़ती हैं। कोर पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूपों में व्यक्ति का विकास करना होता है। इसके द्वारा बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो उसकी वर्तमान और भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है और उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है। फोर्थ आता है आपका अंतर विषय सह संबंध, इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। ये 3 प्रकार का होता है, यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल और बायलेटरल। इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम का विभाजन शिक्षण की सुविधा की दृष्टि से किया जाता है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि पाठ्यक्रम के 2 विभिन्न अंगों में कोई आपसी संबंध नहीं है। यानी जो आपका करिकुलम होता है उसके सब्जेक्टों में जो रिलेशन पाया जाता है, जो विषय वस्तु में संबंध पाया जाता है, वही आपका इंटरडिसिप्लिनरी कोरिलेशन कहलाता है। ये अंतर विषय सह संबंध यही कहलाता है। जब किसी एक विषय के अध्ययन में किसी दूसरे विषय की सहायता ली जाती है तो यह अंतर विषय सह संबंध कहलाता है। अर्थात जिस प्रकार गणित के अध्ययन में भौतिक विज्ञान सहायक है, उसी प्रकार हम इतिहास को बिना भूगोल की सहायता से भली प्रकार नहीं समझ सकते।
अब मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक को प्रत्येक विषय का ज्ञान दूसरों विषयों के ज्ञान से संबंधित करके दिया जाए ताकि वो ज्ञान को एक इकाई के रूप में अर्थपूर्ण और व्यावहारिक रूप में उसका उपयोग कर सकें। बालक की दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं, समस्याओं, आवश्यकताओं और दूसरों विषयों के ज्ञान से संबंधित करके ही दिया जाए। विभिन्न विषयों के इस पारंपरिक संबंध को हम शिक्षा में अंतर्विषय तकनीक भी कहते हैं। आप चाहें तो इसके टाइप भी लिख सकते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल और आपका मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट की विभिन्न शाखाओं के बीच में संबंध पाया जाता है, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में संबंध। और बायलैटरल में क्या होता है, इसमें एक ही विषय के विभिन्न प्रकरणों के मध्य संबंध पाया जाता है। और मल्टीलैटरल में भिन्न भिन्न विषयों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे आप मल्टीलैटरल सहसंबंध कहते हैं। अब पाठ्यक्रम के किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे कोर करिकुलम की भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसको डिफरेंट टाइप से लिखा है तो पाठ्यक्रम का संगठन विभिन्न दृष्टिकोणों से होता है और इसी आधार पर पाठ्यक्रम के भी अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित या फिर टीचर सेंटर्ड पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम, व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम और इसके बाद आता है आपका एकीकृत पाठ्यक्रम। अब इनमें से किसी एक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को एक्सप्लेन किया गया है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से तात्पर्य आपका ऐसे पाठ्यक्रम से होता है जिसमें कि पाठ्यक्रम का संगठन बालकों की रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी मानसिक आयु, उनकी शारीरिक आयु, उनकी जो योग्यताएं हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विषय की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वो बालकों के विकास स्तर और उनकी रुचियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। वर्तमान समय की सभी शिक्षण विधियाँ जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, ये सभी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती हैं। सेकंड, इसमें एक और एक्सप्लेन किया गया है ताकि अगर ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाए तो आप लोग परेशान ना हो। शिल्प आधारित पाठ्यक्रम, और ये पाठ्यक्रम हमारे नई तालीम का भी है। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें शिल्प और क्राफ्ट को विषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसमें कताई, बुनाई, चमड़े, लकड़ी आदि के काम को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगठन महात्मा गांधी जी के विचार पर आधारित है। छात्रों को कुछ ऐसे शिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिनके द्वारा एक तो विद्यालय का खर्च निकल आए, दूसरे भविष्य में छात्र इनके सहारे अपनी आजीविका चला सके, यानी फ्यूचर में वो इनको एज ए व्यवसाय भी अपना सकते हैं। इसलिए यह जो पाठ्यक्रम है यह करके सीखने पर आधारित है और यह छात्रों को भविष्य में आर्थिक रूप से निर्भर बना देता है। इसके बाद आता है आपका एकीकृत पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे किया जाता है जैसे एक समानता रखने वाले विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। यहाँ पे आप पर्यावरण अध्ययन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि संपूर्ण आपके पर्यावरण के विषयों को एकीकृत रूप से आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद आते हैं आपके पाठ्यक्रम विकास के चरण। तो पाठ्यक्रम विकास के क्या चरण हैं? सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम विकास के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले आप शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करते हैं कि एटलीस्ट आवश्यकता क्या है। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करते हैं, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर विषय वस्तु का चयन करते हैं। फिर अधिगम अनुभवों का चयन और संगठन करते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं। आइए इनको डिटेल से देख लेते हैं। आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट बना के भी इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले की जाती है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। अच्छे पाठ्यक्रम के विकास हेतु समुदाय, समाज, राष्ट्र की आवश्यकताओं और मांगों की खोज करना प्रथम चरण है। नवीनतम उपलब्ध तकनीकी का प्रयोग करके यह कार्य किया जाता है। आईसीटी का प्रयोग निश्चित रूप से आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण में सहायता करता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्य भी पाठ्यक्रम में निर्धारित किए जाते हैं।
इसके बाद विषय वस्तु का चयन और संगठन। पाठ्यवस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण, इसी सोपान को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु की व्यवस्था यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या टॉपिक आपको रखने हैं और उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, पहले इजी टॉपिक्स फिर हार्ड टॉपिक्स, और कैसे टाइम के साथ उनको मैनेज करना है, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके विषय वस्तु के चयन और संगठन में आ जाती हैं। इसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन और संगठन। इसमें बताया जाता है कि बच्चे को क्या क्या अनुभव होंगे और टीचर जो है किन किन विधियों का प्रयोग करेगा। इस सोपान में शिक्षण विधियों, अधिगम अनुभवों का चयन पाठ्यवस्तु के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। पढ़ाते समय छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया पाठ्यवस्तु और शिक्षण विधि की सहायता से होती है। इसके बाद रखा जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्यांकन पक्ष, यानी कि आपने जो पढ़ाया है, जो करिकुलम आपने बनाया है, आप उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इस सोपान में छात्रों की उपलब्धियों और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अधिगम परिस्थितियों और अवसर की प्रभावशीलता का बोध होता है। इस सोपान का कार्य है शिक्षण व छात्रों को पुनर्बलन मिलना। शिक्षक एवं फ्रेंड्स यहाँ पे सही कर लीजिएगा, शिक्षक एवं छात्रों को पुनर्बलन मिलना, अधिगम अवसरों के सुधार के लिए दिशा मिलना और उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करना। मतलब आपने जो पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना जो है वो ज्ञान ले लिया है। इसके बाद आता है आपका आयर्स हस्तलेखन मापदंड की व्याख्या कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हैंड राइटिंग क्राइटेरिया है, जो हैंड राइटिंग एनालाइज है, इसके बारे में पूछा जाने लगा है, तो इस टॉपिक को मैंने यूनिट वाइज डिस्कशन में भी शामिल किया है। आयर्स हस्तलेखन मापदंड एक निश्चित हस्तलेखन परिमाप है जिसका प्रयोग हस्तलेखन के गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है। इसका परिमापीकरण सुस्पष्टता के आधार पर होता है। सुस्पष्टता का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि गति और सरलता से सुयोग्य और प्रशिक्षित निर्णायक दिया हुआ सुलेखन पढ़ लेते हैं। मतलब जो भी सुलेख दिया हुआ है, किस गति से टीचर जो है उसको पढ़ रहा है। जहाँ तक सुलेखन का विश्लेषण है, इसके निदान का संबंध है, तो इसके लिए फ्रीमैन ने एक चार्ट बनाया था और ये फ्रीमैन का चार्ट मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ यूनिट वाइज में, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप इसको पीडीएफ से खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी शब्द जो है ये ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। इसमें पूछा जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान लेने वाले और ज्ञान देने वाले यानी ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है। तो इसमें जो सर्वाधिक प्रमुख प्रश्न है वो आता है ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य संबंध का। इसके अतिरिक्त ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की अंतर्वस्तु, वास्तविक और बाह्य वस्तु के मध्य समानता, अंतर आदि इसके अन्य प्रश्न हैं। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा की विषय सामग्री, ज्ञान की प्रक्रिया, विधियाँ, आलंबन, उसके लक्षण, परिस्थितियाँ और ज्ञान की प्रमाणिकता, मतलब ज्ञान कितना सत्य है, ये सब प्रश्नों के अध्ययन ही ज्ञान मीमांसा कहलाते हैं। दर्शन शास्त्र में कुछ समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान का विकास किस प्रकार होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर का अध्ययन जो है वो ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। इसके अलावा ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, सीमाएं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों पर भी विचार किया जाता है, जैसे हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या है, अवास्तविक ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है। ये सारे प्रश्न जो है वो ज्ञान मीमांसा में पूछे जाते हैं। अब हमने 2017 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आते हैं हमारे 2018 के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम संगठन की चक्राकार विधि की परिभाषा दीजिए। डिफाइन स्पाइरल मेथड ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये चक्राकार विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत किसी भी उप विषय को किसी कक्षा 20 में पढ़ाकर पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया जाता,
बल्कि इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक ही सब्जेक्ट को जो स्टूडेंट होते हैं उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हिस्ट्री जो है आपकी 6th क्लास में भी होती है, हिस्ट्री आपकी 7th में भी होती है, 8th में भी होती है, 9th में भी होती है, 10th में भी होती है। तो ये क्या है, ये आपकी जो पाठ्यक्रम की निर्माण की विधि है ये चक्राकार विधि है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ही सब्जेक्ट को एक क्लास में ख़त्म ना करके स्टेप वाइज इजी टू डिफ़िकल्ट वे में उसको हर एक साल पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी भी उप विषय को किसी कक्षा विशेष में पढ़ाकर पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया जाता, बल्कि बालकों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार उस उप विषय में केवल उतने ही कठिन प्रश्न हल कराए जाते हैं जितने कि बालक आसानी से समझ सके। उसकी मानसिक आयु और मानसिक स्तर बढ़ जाने पर इस उप विषय को फिर से पढ़ाया जाता है, तब पहले की अपेक्षा अधिक कठिन प्रश्नों को इसमें हल करवाया जाता है। इस प्रकार बालक के मानसिक स्तर के साथ साथ उप विषय की कठिनाई का स्तर भी बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। जिस प्रकार कक्षा में बच्चों को जोड़ने की धारणा से अवगत कराया जाता है, तो 1 अंक की संख्या को जोड़ना सिखाते हैं, फिर कक्षा में उसे 2 अंकों की, फिर 3 अंकों की, तो इस तरह से कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो आता है आपका समेकित पाठ्यक्रम के 4 उद्देश्य बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन को रीड करना मैंडेटरी है। आप समेकित से समझ ही नहीं पाएंगे कि समेकित पाठ्यक्रम कौन सा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि स्टेट फॉर पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी एकीकृत पाठ्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कम से कम इंग्लिश टर्म्स को जरूर याद रखिए जो मेन टर्म्स हैं। तो समेकित या एकीकृत पाठ्यक्रम के कुछ उद्देश्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समग्रता निश्चित करना, सामान्य और विशिष्ट बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, स्कूल व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करना, बिना भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो कि आपके एकीकृत पाठ्यक्रम के थे। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है पाठ्यक्रम योजना के 4 उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम प्लानिंग, यानी करिकुलम की जो प्लानिंग है वो क्यों करनी होती है। आपको पाठ्यक्रम, देखिए जो आपका बुकों का पाठ्यक्रम होता है ये भी टीचर्स ही बनाते हैं, और एज ए टीचर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारण करना। मतलब एटलीस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षा बच्चे को क्यों देना चाहते हो। बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ना, बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना, बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करना। पाठ्यक्रम योजना का निर्माण छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार करना। तो ये भी जो है आपका पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संक्षेपीकरण पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन समराइजेशन। तो ये जो है आपको आपके भाषा वाले सेक्शन पे जो वीडियो बनाई गई है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी। तो इसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपको सूचना को ज्ञान में रूपांतरित करने की 4 विधियाँ लिखिए। राइट डाउन 4 वेज हाउ इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, यानी कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूचना को ज्ञान में रूपांतरित करने की कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे आगमन विधि, विश्लेषण विधि, योजना विधि और अन्वेषण विधि। मतलब आप किसी भी सूचना को जो है वो तोड़ के देखेंगे, उसको उसका जो है आगमन विधि से तर्क वितर्क करेंगे तो उसको आप अपने ज्ञान में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, उस पर आप प्रोजेक्ट की एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसकी प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बारे में अन्वेषण करके भी आप जो है सूचना को ज्ञान में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कारण, यानी रीजन्स की 4 विशेषताएं लिखिए। मतलब किसी भी चीज़ का कोई जो कारण होता है वो कारण ही क्यों होता है।
तो कारण, कोई भी कारण हो, वो तर्क शक्ति पर खरा होता है। मतलब अगर आप किसी एक कारण पे अपनी रीजनिंग लगा रहे हैं तो वो वहाँ पे 100% सही निकलता है। कारण तथ्यों पर आधारित होता है, कारण सत्य पर आधारित होता है, कारण आंकड़ों के विश्लेषण पर भी खरा उतरता है। तो ये कुछ 4 विशेषताएं आपको बतानी थी कारण की। इसी तरह से आप और विशेषताएं भी बता सकते हैं। अब सरसरी नज़र से पढ़ने यानी स्कीमिंग, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढना, इसके कोई 4 उद्देश्य बताइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी साइलेंट रीडिंग होती है, मौन वाचन होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि स्कैनिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, आप बहुत डीपली पढ़ रहे होते हैं ताकि आप जो हैं सारी चीज़ें अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकें। लेकिन जो आपका स्कीमिंग होता है, इसमें क्या होता है, आप कोई विशेष इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो स्कीमिंग के क्या उद्देश्य रहते हैं, किसी विशेष तथ्य का पता लगाना, पहले से याद की गई सामग्री को दोहराना, सूचना प्राप्त करना और केंद्रीय विचार, मतलब किसी भी एक टॉपिक का सेंट्रल आइडिया खोजना। इसके बाद आता है छात्र द्वारा सस्वर पाठन करते समय अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको आप खुद से लिखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको 2nd यूनिट के रिवीजन में बताया हुआ है। तो अध्यापक की क्या क्या भूमिका होती है, अध्यापक ध्यान रखें कि सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हों। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही होठ फड़फड़ाते रहते हैं। इसके अलावा टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे जो उच्चारण कर रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो भी सही हो। इसके अलावा बीच बीच में छात्रों से पूछते रहना चाहिए कि वो कहाँ हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ताकि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहे। इसके अलावा जब टीचर जो है वो सस्वर पाठन करवा रहा हो तो उसको जो है बच्चों का ध्यान ये भी रखना चाहिए कि कौन से बच्चे इसको अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे इसको एज ए फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपके जो हैं 2018 के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञान की वैधता, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की वैधता होती क्या है, मतलब ज्ञान की सत्यता की जांच करना, यही ज्ञान की वैलिडिटी होती है। किसी भी स्रोत अथवा विधि से प्राप्त ज्ञान अपने में सत्य है अथवा नहीं, जब तक उसकी सत्यता साबित न हो जाए तब तक उसे ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी एक इन्फॉर्मेशन तब तक ज्ञान नहीं बन सकती जब तक कि उसकी सत्यता की जांच नहीं हो जाए। ज्ञान की वैधता को जानने के लिए ज्ञान की सत्यता की जांच की जाती है, और ज्ञान की सत्यता के संबंध में दार्शनिकों ने 3 सिद्धांतों का निर्माण किया है। मतलब आप ज्ञान की जो सत्यता है वो 3 चीज़ों पे माप सकते हैं। एक तो संबंधता का सिद्धांत, यानी ज्ञान जो है वो संबंधित होना चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए। स्वाद या सादृश्यता का सिद्धांत, इसके अलावा व्यवहारवादी सिद्धांत। तो जो संबंधता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की सत्यता जानने के लिए उसकी आत्मसंगति, उसके संगठन और एक रूपता में होने पर बल दिया जाता है। इसके अलावा तथ्यों का संबंध में हमारे 2 कथन होते हैं, इनमें एक कथन पहले सिद्ध होता है और दूसरा नया है। इसके बाद आता है आपका सादृश्यता सिद्धांत, यानी कोरेस्पोंडेंस थ्योरी। इस सिद्धांत का आपसी संवाद को स्वीकार करता है। इसका मानना है कि विचार और उस वस्तु के आपसी संबंध से सत्यता को जाना जा सकता है। मतलब कोई भी एक थॉट है और जो थॉट जिसके बारे में बात हो रही है उसमें जो रिलेशन होता है उससे भी हम जो है नॉलेज की वैधता को जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्त ज्ञान सत्य ज्ञान कहलाता है, किंतु इस ज्ञान के सत्यापन के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। पहला, तथ्य वास्तविक हो और स्वतंत्र रूप से स्थित हो। दूसरा, अनुभव द्वारा, यानी आपकी जो अपने अनुभव होते हैं उसके द्वारा इस तथ्य का सत्यापन किया जा सके। अब आता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी विचारक सत्य को परिवर्तित मानते हैं और वे इसको जो है व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि सत्य जो है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इनकी दृष्टि से सत्य परिवर्तनशील है, जो देश काल परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। इनका मानना है कि वह ज्ञान सत्य है जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और उसके लिए उपयोगी है, और शिक्षा ही वह आधार है जो सत्यता को सिद्ध करती है और प्रामाणिकता को स्पष्ट कर मनुष्य को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करती है।
उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके बाद आ जाता है आपका सामाजिक संरचना, यानी कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, सोशल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। तो समाज शास्त्र में पहली बार 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर की संरचना से की। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मानव शरीर जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, वैसे ही समाज के भी बहुत सारे अंग होते हैं जो समाज की बनावट को बनाए रखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना से हमारा तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें उस व्यवस्था और उसके संरचना के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस समीकरण और व्यवस्था की पद्धति को ही संरचना कहा जा सकता है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति को उसकी इकाई माना जाता है। मतलब इंसान क्या है, इंसान सोशल स्ट्रक्चर की एक इकाई है। उनका इस व्यवस्था में स्थान ग्रहण करना एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत होता है। अतः सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता है। और जो सामाजिक इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे समूह समिति, संस्थाएं, फैमिली, सामाजिक प्रतिमान आदि, इन सभी को मिलाकर जो है वो सामाजिक संरचना बनती है। इसके अलावा समाज में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि सोसाइटीज़, जैसे कि बहुत सारे संगठन, ये सब भी जो हैं वो आपके समाज के स्ट्रक्चर में ही शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उच्चारण कौशल क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन स्किल, इसको आप स्पीच स्किल से जोड़ सकते हैं, यानी ये बोलना कौशल का ही एक भाग है। तो मुख से स्वरों का बोलना ही उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है जो अक्षरों को मुख से बोलने की प्रक्रिया से संबंधित है। उच्चारण में शुद्धता का स्थान प्रमुख होता है। कई बार हम लोग जो हैं वो सही शब्दों को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, मेरे साथ भी होता है कई बार ऐसा। तो उच्चारण कौशल की शुद्धता का आकलन मौखिक परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा एक ऐसी परीक्षा को संदर्भित करती है जहां शिक्षक द्वारा पूछे गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर छात्र द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं। मौखिक रूप से छात्रों को उचित हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए भाषा प्रयोग पर बल देता है। उच्चारण पर बल न देने पर उच्चारण दोष उत्पन्न होता है और भाषा का रूप जो है विकृत हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको अपनी पेस, अपनी टोन और अपनी जो लय है, यानी जो अप एंड डाउन्स होते हैं लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनका ध्यान रखना होता है। और यही जो है आपके उच्चारण कौशल को मापता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषा अस्वाभाविक और प्रभावहीन हो जाते हैं। प्रायः जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, अतः लिखित भाषा में भी दोष आ जाते हैं। शब्दों की वर्तनी की अशुद्धता के कारण हमारा उच्चारण तो अशुद्ध होता ही है, इसके अलावा हमारी जो लिखित भाषा है वो भी अशुद्ध हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है और शुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप निखरता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेखन कौशल को सुधारने के तरीके बताइए। पॉइंट आउट वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी बताऊँगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अपनाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने हर एक जगह पे इनको अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो लेखन कौशल सुधारने के कुछ भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका व्याकरण शुद्धता। आप जिस भी भाषा में लेखन कर रहे हैं, आपको उस भाषा के जो आधारभूत व्याकरण है, जो एक नॉर्मल बेसिक आपका ग्रामर है, उसका पता होना चाहिए। भाषा का अपूर्ण ज्ञान या ज्ञान का अभाव लेखन की भाषा को नष्ट कर देता है। मतलब अगर आपको मात्राएं भी नहीं देनी आती तो आप ऐसी मात्रा ऐसे लगा देंगे, ऐसी मात्रा ऐसे लगा देंगे, ओ की जगह औ की लगा देंगे, ए की जगह ऐ की लगा देंगे, तो यहाँ पे ये आपके भाषा कौशल को खराब कर सकता है। इसके अलावा वर्तनी अशुद्धि, लेखन कला में वर्तनी अर्थात स्पेलिंग, जो आपकी स्पेलिंग
होती है उसकी अशुद्धि का बहुत महत्व है। भाषा कोई भी हो, उसके शब्दों को अगर गलत रूप में लिखा जाता है तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी, ये किसी भी लेखन को शुरू करने से पहले इनको लिखवाने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरल शब्दों का प्रयोग, किसी भी लेखन में सरल शब्दों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने लेख में भाषा के भारी शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह पाठक को समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा आपके लेख में प्रवाहशीलता होनी चाहिए, मतलब आप जो भी लिखें वो एक फ्लुएंसी में होना चाहिए। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता होना, लेखन का वस्तुनिष्ठ होने का अर्थ है कि लेख में रोचकता तत्व का होना जरूरी है। इससे आपके लेखन में सरलता बनी रहती है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स थे जो कि आपके लेखन को सुधारने के तरीके थे। इसके बाद आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को गांधी जी के विचारों से जोड़ना है। तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें कि बालकों की प्रवृत्ति, रुचि और रुझानों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित होती है। इस शिक्षा का केंद्र बालक होता है और बाल केंद्रित शिक्षा में किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब बाल केंद्रित जो शिक्षा है इस पर गांधी जी के क्या विचार थे, तो गांधी जी के शैक्षिक विचार भारतीय परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से गांधी जी का उद्देश्य छात्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बालक की नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास करना, जनतांत्रिक गुणों का विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाना बताया है, मतलब कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। इन्होंने बालक को केंद्र मानकर हस्त कौशल या उद्योग संबंधी शिक्षा देने का सुझाव दिया है, यानी गांधी जी ने क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की है। गांधी जी ने बालकों में भाषा की समस्या का निराकरण करने के लिए भाषा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखने का कहा है। गांधी जी का कहना था कि छात्रों को प्रत्येक परिस्थिति में विनम्र बने रहना चाहिए। उनके अनुसार छात्रों को मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडलों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल हैं उनके बारे में बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्यों यानी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के लिए एक अच्छी पाठ्यचर्या का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम विकास के लिए एक से अधिक मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। अधिकतम मॉडलों में तकनीकी अर्थात वैज्ञानिक और गैर तकनीकी आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो कुछ मॉडल आपके होते हैं टेक्निकल मॉडल और कुछ होते हैं नॉन टेक्निकल। तो तकनीकी या वैज्ञानिक मॉडल कैसे होते हैं? तकनीकी मॉडल में पाठ्यचर्या को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके फलस्वरूप हम पाठ्यचर्या को विभिन्न तत्वों वाले जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं। तकनीकी मॉडल में शिक्षाविदों से अपेक्षा है कि वे अपनी कार्य की सिद्धि के लिए बौद्धिक और तार्किक उपागम का अप्रोच करें। मतलब ऐसे जो आपके पाठ्यक्रम होते हैं जो आपके इंटेलेक्चुअल और जो आपकी रीजनिंग पावर पे बेस्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके तकनीकी मॉडल। और इनमें आ जाता है आपका हिल्दा तांबा का मॉडल, टेलर का मॉडल, सेलर और अलेक्जेंडर का मॉडल, गुडलैंड का मॉडल, हनकिंस का मॉडल और मिलर सेलर मॉडल। तो फ्रेंड्स आप इन मॉडल्स के नाम जरूर याद रखिए, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। हिल्दा तांबा, टेलर, सेलर एंड अलेक्जेंडर, गुडलैंड, हनकिंस और मिलर एंड सेलर मॉडल। इसके बाद आते हैं आपके नॉन टेक्निकल। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षार्थियों की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। और ये मॉडल होते हैं आपके मुक्त कक्षा मॉडल यानी ओपन क्लास मॉडल, विस्टीन फिफ्टीन मॉडल, रोजर्स का अंतर्व्यक्तिक संबंध मॉडल। तो ये थे आपके नॉन टेक्निकल। इसके बाद आता है आपका ज्ञान और कौशल में अंतर, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी, मल्टीपल टाइम और लॉन्ग में भी पूछा गया है। इसके बाद आती है पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। तो जो आपके पाठ्यक्रम निर्माण का प्रोसेस था वही इसमें आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने सबसे पहले आपके
जो 5 प्रोसेस लिए थे, जैसे कि आवश्यकता, शैक्षिक जो आवश्यकता है वो, फिर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फिर पाठ्य वस्तु का संगठन, फिर उसकी जो उपागम थी वो, और उसका मूल्यांकन। तो ये 5 चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 2020 के क्वेश्चंस। तो 2020 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस, यानी पाठ्यचर्या और आपके पाठ्य वस्तु में क्या अंतर होता है। तो पाठ्यचर्या और जो आपके सिलेबस में डिफरेंस होता है वो होता है इनमें क्षेत्र का। देखिए फ्रेंड्स, जो सिलेबस होता है ये होता है आपका करिकुलम का ही एक पार्ट। मतलब जो सिलेबस होता है ये करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। सिलेबस का मतलब है आपकी बुक्स में जो सिलेबस दिया गया है वो, और करिकुलम में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल रहती हैं। तो जो करिकुलम है आपका ये एक ब्रॉड टर्म है और सिलेबस इसी का ही एक पार्ट होता है। तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, जो विद्यार्थी के जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। इसके अलावा जो आपकी पाठ्य वस्तु होती है, जो आपकी विषय वस्तु होती है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, जो केवल यह बोध करा सकता है कि छात्र को कितने विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। पाठ्यचर्या आपके संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जबकि पाठ्य वस्तु संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट भाग है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, जबकि पाठ्य वस्तु का जो उद्देश्य है ये मात्र छात्र की परीक्षा में सफलता प्रदान करना है। मतलब करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके ज्ञान को उसके जीवन से जोड़ना। लेकिन जो आपका सिलेबस होता है इसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि बच्चे को बस आपको एग्ज़ाम में पास करवाना है, किसी भी तरह से वो अपना एग्ज़ाम को पास कर ले, बस यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा जो आपका करिकुलम होता है ये आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, जबकि आपका जो सिलेबस है इसमें केवल रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है ताकि छात्र परीक्षा में सफल हो सकें। पाठ्यक्रम का स्वरूप विशाल होता है, जबकि विषय वस्तु का निश्चित होता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या में आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जबकि पाठ्य वस्तु में सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पाठ्यचर्या का स्वरूप आर्थिक, सामाजिक और दार्शनिक होता है, जबकि विषय वस्तु या फिर सिलेबस का जो स्वरूप है वो तार्किक होता है। पाठ्यचर्या एक प्रकार का विस्तृत दस्तावेज है, जबकि जो आपका पाठ्यचर्या है जो करिकुलम है ये एक विस्तृत दस्तावेज है, जबकि सिलेबस जो है एक प्रिंटेड गाइडलाइंस हैं। तो ये था आपका पाठ्यचर्या और पाठ्य वस्तु में डिफरेंस। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में इसको लिखा है। इसके बाद आते हैं आपके भाषा विकास के सिद्धांत, यानी आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के सिद्धांत, और ये मैंने पढ़ाए हुए हैं। इनको इस बार हम डिटेल से देख लेते हैं। बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है, इस समस्या से संबंधित कई उपागम और दृष्टिकोण और सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं, जैसे कि परिपक्वता का सिद्धांत यानी मैचुरेशन थ्योरी। तो भाषा के संबंध में परिपक्वता का अर्थ है भाषा के अवयव और स्वरों पर नियंत्रण होना, क्योंकि हमारी बोलने की क्रिया जीभ, तालु, दांत, नाक, स्वर यंत्र आदि पर निर्भर होती है, और जब ये अंग परिपक्व हो जाते हैं तभी हम भाषा पर अपना नियंत्रण करना सीखते हैं। यही परिपक्वता का सिद्धांत है। इसके बाद आता है अनुकूलन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी, और ये आपने दी थी पावलोव ने। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास का आधार अनुकूलन है। पावलोव ने 1905 में क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर ने आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को भाषा विकास का आधार बनाया। स्किनर के अनुसार बच्चे ऐसे शब्दों से सीखते हैं जिनसे कि उन्हें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी धनात्मक प्रबलन मिलता है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी, और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये बेंडूरा के मॉडलिंग सिद्धांत पर आधारित है। यानी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, और इनके लिए जो मॉडल होते हैं ये इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, इनके टीचर्स होते हैं। जैसे वो बोलते हैं वैसे ही ये बच्चे भी बोलना सीख जाते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरेक्शनल थ्योरी यानी पारस्परिक क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास वास्तव में जैविक कारकों तथा वातावरणीय कारकों दोनों का संयुक्त परिणाम होता है।
एक और तो बच्चे में परिपक्वता आती है, दूसरा ही उसके चारों ओर का जो वातावरण होता है, ये दोनों मिलकर उसको जो है भाषा विकास में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका हिल्दा तांबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं क्या हैं। तो हिल्दा तांबा प्रतिमान हमने जो है वो यूनिट वाइज आपके रिवीजन में डिस्कस किया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताने हैं। सामाजिक पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में परिपक्व सामाजिकरण की भावना का विकास करना होता है, मतलब बच्चों का सोशलाइजेशन करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का पार्ट होते हैं और फ्यूचर में उनको एक अच्छा नागरिक बनाना हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका सामाजिकरण का सिद्धांत, यानी सोशलाइजेशन का सिद्धांत, अच्छे नागरिक निर्माण का सिद्धांत, सामाजिक लचीलेपन का सिद्धांत, मतलब समाज के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो लचीला हो, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सभी वर्गों से पाठ्यक्रम के संबंध का सिद्धांत, यानी आपको जो आपका करिकुलम है उसको समाज में सभी वर्गों से जोड़ना है, फिर चाहे वो आर्थिक आधार पे हो या फिर आपके अनुसूचित या जो आदिवासी जनजाति हैं, इन सभी को आपको आपके पाठ्यक्रम से जोड़ना होता है। आपसी समझ और सौहार्द के सिद्धांत पर भी सामाजिकरण के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके 2021 के क्वेश्चन, और 2021 में पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड था, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया था जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो जॉन डीवी है उनके इपिस्टेमोलॉजी को बताना है। तो जॉन डीवी जो है ज्ञान को आपके अनुभवों के आधार पर जो संरचना मानते थे, उन्होंने माना है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से करते हैं। जॉन डीवी ज्ञान का स्रोत अनुभव को मानते हैं और अनुभव द्वारा ही हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। हमारे आचरण में परिवर्तन भी हमारे एक्सपीरियंसेस से ही होता है। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा जो व्यवहार है वो बदलता जाता है। वे ज्ञान से पहले अनुभव का होना आवश्यक समझते हैं। उनका मानना था कि अनुभव के कारण और अनुभव के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वे अनुभव को सर्वगत और वस्तुगत मानते हैं। जॉन डीवी के दर्शन और आचार संहिता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये अंतिम सत्ता में विचार और विश्वास की व्यवहारिकता को मानते हैं, परंतु डीवी के दर्शन को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि डीवी ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे जो योगदान हैं वो दिए हैं। इन्होंने डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट जो टीचिंग मेथड हैं इनके बारे में भी बताया है। इनके दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं कि साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो आपका स्रोत है वो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात उद्देश्य से कार्य महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्रिया को प्रधान और विचार को गौण स्थान दिया है। परिवर्तन ही मूल सत्य है और विचार जो हैं वो हमारे कर्मों से, हमारे एक्सपीरियंसेस से उत्पन्न होते हैं। हम काम पहले करते हैं तथा सोचते बाद में हैं। कर्म द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान देना उचित है जो उपयोगी हो और साधन के रूप में हो। हम कैसे सोचते हैं इस विषय में डीवी कहते हैं कि हम पहले समस्या निर्धारित करते हैं, फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाते हैं, फिर कल्पना को परख कर तत्पश्चात सिद्धांत का निर्माण करते हैं। साध्य में विश्वास न करके साधन में विश्वास करने के कारण उनके दर्शन को नैमित्तिकवाद, इंस्ट्रूमेंटिज्म की संज्ञा मिली है। प्रयोग के द्वारा ही सत्य की उत्पत्ति होती है और प्रयोग पर इतना अधिक विश्वास के कारण उनको जो है एक्सपेरिमेंटिज्म के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके अलावा उनका विचार आगमन यानी इंडक्टिव तत्व पर निर्धारित होता है। डीवी तथा स्पेंसर कला को क्षतिपूरक मानते हैं, ये धर्म को महत्व नहीं देते। डीवी ने लिखा है कि विद्यालय को सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंग को सीखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका सामाजिक संरचना, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल गए, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो आपको 2 तो एज इट इज़ ही मिल जाएंगे, बाकी के 2 आप अपनी समझ से भी
लिख सकते हैं। अब आता है पठन के स्कीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो स्कीमा के बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया है लैंग्वेज वाले पोर्शन में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। स्कीमा सिद्धांत संज्ञानात्मक विचार की शाखा है जो कि इस बात से संबंधित है कि हमारे ज्ञान में, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान बनता कैसे है। मतलब हम जो स्ट्रक्चर्स ज्ञान के बनाते हैं, जो अनुभव के आधार पे हम अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, वही आपके स्कीमा कहलाते हैं। एक स्कीमा किसी एक विषय या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई है और स्कीमा जो है ये हमारे पूर्व अनुभव यानी कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पर आधारित रहता है। अब पठन में स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा बालक के मस्तिष्क में जो जो चीज़ें पहले से जमा होती है या बालक के मस्तिष्क में पहले से उपस्थित जो विचार हैं उनका उपयोग करके जो धारणा बनाई जाती है वही उसके पठन में सहायक होती है। स्कीमा सिद्धांत सभी स्तरों पर छात्रों में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यह सिद्धांत छात्रों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है। स्कीमा की विशेषताएं। स्कीमा क्या करता है? स्कीमा नए ज्ञान और सूचना के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। स्कीमा एक संज्ञानात्मक ढांचा या अवधारणा है जो जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करता है। एक स्कीमा किसी घटना या ज्ञान की एक संगठित इकाई है। यह पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है और वर्तमान के कार्यों के लिए मार्गदर्शन करती है। स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए नए अवसर और जो माध्यम हैं उनको प्रोवाइड करता है। स्कीमा किसी भी विषय, किसी भी एक प्रोसेस के लिए आप जो ओवरऑल एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज गेन करते हैं वो आपका स्कीमा बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन? तो ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों से होता है, जबकि सूचना जो है वो डेटा से बनाई जाती है। सूचना ज्ञान के प्रवाह के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि ज्ञान जो है वो सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि सूचना जो है ये संदेशों के माध्यम से होती है। सूचना अर्थ के साथ होती है, ज्ञान जो होता है ये अर्थ के साथ सूचना है और जो सूचना है ये संदर्भ के साथ डेटा है। सूचना और ज्ञान में अंतर पहले भी पढ़ाया है। ज्ञान सूचना मात्र है जिसको स्वयं की आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाता है, जबकि सूचना क्या होती है? ये डाटा को व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके प्राप्त की जाती है। ज्ञान सूचना का उचित संग्रह मात्र है जो इसे उपयोगी बनाता है। सूचना का संबंध आंकड़ों यानी डेटा से होता है जो कि इसको अर्थ प्रदान करता है। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित है, जबकि सूचना एक प्रकार से रिफाइंड डेटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है अंतर विषयक सहसंबंध। ये भी रिपीटेड है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 के 4 क्वेश्चन 4 से भी ज़्यादा रिपीटेड मिल गए हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? ये भी 2020 से रिपीटेड है, ये 2017 से रिपीटेड है। एकीकृत पाठ्यक्रम, और ये भी आपका रिपीटेड ही है क्योंकि इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2021 में 5 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए हैं और टोटल आपको करने होते हैं 4। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की इम्पोर्टेंस आप खुद ही देख सकते हैं। अब हम एकीकृत पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो एकीकृत पाठ्यक्रम एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी सब्जेक्टों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाया जाता है। इसके अनुसार कोई विचार या क्रिया तभी प्रभावशाली और उपयोगी होता है जबकि उसके विभिन्न भागों और पक्षों में एकता पाई जाती है। एकीकृत पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से होता है जिसमें विभिन्न विषयों को एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित किया जाता है कि वे एक दूसरे के लिए अवरोध न बन के उनमें एकता स्थापित हो। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सभी विषयों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आपका पर्यावरण अध्ययन जो 3 to 5th क्लास में आप पढ़ाते हैं, ये आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम का ही एक पार्ट है। इसमें आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके एक में ही मिला के प्रस्तुत किया जाता है। हेंडरसन के अनुसार एकीकृत पाठ्यक्रम वह है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती। अब इसकी कुछ विशेषताएं,
इसमें ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। यह पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है और ये बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा देता है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये बालकों को इन्वायरमेंट को एज ए इकाई देखने में भी हेल्प करता है। और एकीकृत जो पाठ्यक्रम है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपके 2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों के सभी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहीं कहीं पे मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो ये सब जो है लगातार लंबे समय तक बोलने के कारण हो जाता है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।